सो हम अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे मूव करेंगे विच इज अब हमने सर्ल्स एपरेटस यूज करके हमने गुड कंडक्टर की तो कंडक्टिविटी निकाल ली। बट व्हाट अबाउट बैड कंडक्टर्स? ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने गुड कंडक्टर की निकाल ली, ओके सर्ल्स गुड कंडक्टर की यूज में यूज होता है, बैड कंडक्टर में नहीं यूज होता। इसका रीजन मैंने दिया था, बट लेट मी रिवाइज इट अगेन कि गुड कंडक्टर्स में तो कंडक्शन अच्छे से होता है, तो जो T1 माइनस T2 है उसमें अच्छा गैप आता है एंड वी कैन कैलकुलेट फर्दर। ओके, बट बैड कंडक्टर में कंडक्शन नहीं होता। इफ वी यूज वुड इंस्टेड ऑफ कॉपर रॉड, तो वहां पर जो हीट है वो तो कंडक्ट होगी ही नहीं, इतने गैप में तो कभी होगी ही नहीं। तो इसलिए वहां पर जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाती हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में वी यूज लीस्ट डिस्क मेथड। ओके, so let's start with the aim. What is the aim? To determine the thermal conductivity of a bad conductor by least disk method. सिंस हमने सर्ल्स मेथड कर लिया है तो हमारी काफी चीजें हो गई हैं, बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे एंड वी विल मूव। ओके, so first to determine the thermal conductivity of a bad conductor or bad conductor by least disk method. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? हमने उस वीडियो में भी देखा था कि थर्मल कंडक्टिविटी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी सी अपॉन एल। यहाँ से के की हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्यू एल अपॉन ए डेल्टा टी सी। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वैसे तो अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें के का, तो इट इज द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी एबिलिटी टू कंडक्ट हीट बाय अ मटेरियल। ओके, अब इसको हम करते हैं, बट इसकी जब डेफिनेशन हम फॉर्मूला वाइज देखते हैं तो ये होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड across a rod of a material of length 1 meter, area of cross section 1 meter square, and temperature difference of 1 degree Celsius or Kelvin per unit time. Okay, अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से एक्सप्लेनेशन मैं सोच रही हूँ एक बार देने की, एक बार ट्राई थर्मल कंडक्टिविटी समझने की एक दूसरी अप्रोच ट्राई करते हैं कि लेट्स कंपेयर। ओके, लेट्स से कि मेरे पास, हमने लास्ट टाइम कॉपर का निकाला था और इस टाइम हम लोग निकालने वाले हैं कार्डबोर्ड। ओके, कार्डबोर्ड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो मैंने सर्च की थी अभी, 0.06 समथिंग। ओके, 0.06 वॉट, 0.06 वॉट पर मीटर केल्विन। ओके, ये है कार्डबोर्ड की, एंड कॉपर की होती है 401 वॉट पर मीटर केल्विन। अब ये वॉट में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग मीटर और केल्विन के स्केल्स में ले रहे हैं। अगर हम लोग इसे कैलोरीज में करेंगे तो वही 0.92 आएगा और इसकी भी कुछ वैल्यूज आएंगे, बट ये ज्यादा इजी, तो इस पर हम लोग ट्राई करते हैं। अब 401 वॉट मीन्स वॉट इज एनर्जी अपॉन वॉट मीन्स पावर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, मीन्स जूल्स पर सेकेंड। ओके, तो मीटर स्क्वायर लिख लो, ऊपर एक मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज आएगी, केल्विन इंटू सेकेंड। अब ये आ गई हमारी यूनिट जो हम फेमिलियर है इस वाले से, हमने यहीं पे अभी डिराइव किया। इसकी एसआई यूनिट अगर मैं निकालूं तो जूल्स, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल, लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी केल्विन एंड टी सेकेंड्स। तो अब ये सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज, इसमें भी सेम 0.06। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसको हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स से कि मेरे पास एक कॉपर रॉड है, ठीक है, एक बार कॉपर रॉड है और एक बार कार्डबोर्ड का है, एक कार्डबोर्ड का सिलेंडर, एक सिलेंडर है। ओके, अब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, दोनों का, कार्डबोर्ड का भी और कॉपर का भी, ठीक है। और जो डेल्टा टी है, इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 1 केल्विन। ओके, इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर। ओके, तो जो हीट एनर्जी है पर सेकेंड जो कंडक्ट होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो कितनी होगी? कॉपर के केस में 401 जूल्स, एक सेकेंड में 401 जूल्स कंडक्ट होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक, बी से क्यू, ए से बी, लेट से ये ए है ये बी है। ओके, बट कार्डबोर्ड के केस में ये ए से बी एक सेकेंड में 0.06 कंडक्ट होगा सिर्फ। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि इसके अमाउंट में कितना डिफरेंस है, तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर में कितना डिफरेंस होता है कंडक्टिविटी का। तो ये एक थर्मल कंडक्टिविटी की दूसरी अप्रोच है अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करने की। क्योंकि फिजिकली इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। ओके,
तो हम देख सकते हैं कि जो अच्छा गुड कंडक्टर है उसकी एबिलिटी 401 जूल्स पर सेकेंड है, जबकि यहाँ पर सेम डायमेंशंस के रॉड बट बैड कंडक्टर के 0.06 जूल्स पर सेकेंड। ओके, तो ये तो हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का आइडिया। नाउ हम लीज की यूज करते हैं। तो नाउ वी नो कि बैड कंडक्टर्स में जो कंडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे जो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर, कंडक्शन कम होता है मतलब जो हीट एनर्जी है वो कम ट्रांसफर होती है, बट क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कंडक्शन किसी तरह कुछ करके, ऐसी कोई डायमेंशन सोच के जो बैड कंडक्टर है उसकी, कि वो जो फ्लो है, हीट फ्लो है, वो थोड़ा सा बढ़ जाए, कि एटलीस्ट इतना बढ़ जाए कि हम कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए पहले हम लोग एक बार फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूला इज के ए डेल्टा टी टी अपॉन एल। ओके, अब के तो फिक्स्ड है, वो तो एक कोफिशिएंट है। ओके, के फिक्स्ड है, डेल्टा टी भी फिक्स्ड ही हो सकता है, टाइम हम लोग खुद से डिसाइड करेंगे। बट अगर हम लोग एरिया को बढ़ा दें, एरिया को इंक्रीज कर दे और लेंथ को डिक्रीज कर दे, तो क्या होगा, हमारा क्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, कि एटलीस्ट इतना कि हम लोग कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो हम लोग लीज का हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे शेप यूज करेंगे जिसमें एरिया जो हो वो बढ़ जाए। तो वैसी शेप कौन सी होती है, वो होती है सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड इसमें हम लोग लेंथ को कैसे डिक्रीज करेंगे, ऑफ कोर्स जो थिकनेस है उसे कम कर दो। हम एक कार्डबोर्ड लेंगे सर्कल शेप का। ओके, उसकी थिकनेस हम लोग जो डी है, इसकी जो थिकनेस होगी उसे हम रिड्यूस करेंगे, हम लोग मिनिमम थिकनेस लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा क्यू है वो एटलीस्ट इतना तो हीट कंडक्ट हो जाएगा उसके बीच में, जो दो जिनके बीच में जो हीट कंडक्ट होगा, जो दो पॉइंट्स होंगे, एटलीस्ट इतना होगा कि हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो दिस इज वाई वी यूज लीज। ओके, अभी हम इसे रिप्लाई, हमें आंसर कैसे देना है सर को, हम लोग बोलेंगे कि सर, सिंस बैड कंडक्टर में कंडक्शन इतने इजिली नहीं होता है, तो हम ऐसे डायमेंशन का कंडक्टर यूज करेंगे जिसका एरिया ज्यादा हो, लेंथ कम हो। ऐसा करने से क्या होगा कि हीट थोड़ी सी, जो हीट कंडक्टिविटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एटलीस्ट इतने कि हम लोग कैलकुलेट कर सके। ओके, क्योंकि हमें क्यू तो चाहिए ही होगा, क्यू क्यू आएगा तभी तो हम लोग स्टेडी स्टेट से इसे इक्वेट कर सकेंगे। ओके, तो ये तो हो गया कि वाई। इसके डायग्राम में क्या होता है, प्रोसीजर में पहले ये हमारे पास थ्रेड्स के थ्रू हैंग्ड होते हैं। ये एक स्लैब होता है, इसे कहते हैं ए, और इन्होंने इसमें सी बोल रखा है, और ये डी। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर 1, यहाँ टेम्परेचर 2, इसके बीच में ही हम लोग डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों स्लैब के बीच में स्टेडी स्टेट अटेन होता है, अचीव होता है, और उसी में हम लोग जो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं कि हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट। ओके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि स्टेडी स्टेट पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आउटपुट। ओके, अब यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है, यहाँ से स्टीम इनलेट, या फिर आप यहाँ से भी अगर स्टीम इनलेट करोगे, दोनों सेम है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि किसी से पूछा था कि अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, अगर हम लोग यहाँ से इनलेट करें, यहाँ से आउटलेट करें, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मैटर तो सिर्फ ये करते हैं कि जो सी है, ये ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है, ये गर्म रहे। ओके, इसे हीट प्रोवाइड हो। तो हम स्टीम से करेंगे। स्टीम से क्यों करेंगे, जिससे हम लोग एक कांस्टेंट हीट सोर्स प्रोवाइड कर सके। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस हमें कांस्टेंट मिल सके। ओके, अब हीट यहाँ से इनपुट होगी, हीट यहाँ से इनपुट होगी, ये पूरा हीट स्लैब गर्म होगा, कंडक्शन के थ्रू ये हीट नीचे की तरफ मूव करेगी। ओके, और फिर ये जो डी स्लैब है, ये भी हीट अप होगा, उसके बीच में कार्डबोर्ड है, वो भी थोड़ा बहुत हीट अप होगा। एंड क्योंकि वो कंडक्शन कम है बट उसका थिकनेस भी बहुत कम है, तो थोड़ा सा हमें हीट पता चलेगी उसमें। एंड यहाँ से जो, यहाँ पर स्टेडी स्टेट हमें वाटर से नहीं अचीव होगा, यहाँ पर हमें स्टेडी स्टेट अचीव होगा रेडिएशन से। यहाँ पर ये जो हीट अचीव करेगा, ये नीचे वाला कंपार्टमेंट या फिर नीचे वाला ब्लॉक, वो रेडिएशन के थ्रू जो हीट इनपुट होगी उसे आउटपुट करेगा एटमॉस्फेयर में। ओके, एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में। तो यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू, जो हमने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वो हीट ट्रांसफर होता है, तो वो रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर अपनी सराउंडिंग्स में हीट को आउटपुट करेगा। ओके, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो सर्ल्स में भी जैसे हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर था हमारा स्टीम वाले पार्ट में, और लो टेम्परेचर था हमारा वाटर वाले पार्ट में। तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ हीट क्या थी, वहां पर डायरेक्शन ऑफ हीट थी स्टीम के थ्रू रॉड में, रॉड से वाटर में। ओके, सेम यहाँ पर स्टीम के थ्रू कंपार्टमेंट अब ऊपर वाले में यानी सी में, और फिर सी के थ्रू डी में, और फिर डी के थ्रू सराउंडिंग्स में। ओके, तो ये है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये पूछा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या है। ओके,
अब लेट्स से कि हमारा स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है। स्टेडी स्टेट कैसे अचीव होगा? T1 और T2, पहले तो हम लोग T1 एंड T2 को इनपुट करेंगे, इनका जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू करेगा। T1 सिंस ये एकदम स्टीम का इनलेट के पास ही लगा हुआ है, इसलिए इसका अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास आएगा। और जो T2 है ये भी राइज होगा पहले तो, और एक पॉइंट आएगा जहां पर दोनों के दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, और ये एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए चेंज ना हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे, तब वो हमारा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होगा। ओके, हमने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, पहले हम बिहाइंड द देखते हैं कि बिहाइंड चल क्या रहा है, बिहाइंड फिजिक्स क्या है उसके पीछे की। ओके, स्टेडी स्टेट क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, रेट ऑफ हीट इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटपुट। ओके, अब रेट ऑफ हीट इनपुट क्या है? रेट ऑफ हीट इनपुट वो हीट है जो कि स्टीम के थ्रू इस टी में आ रही है। एक बार मैं सारी, ओके, रेट ऑफ हीट इनपुट वो है जो कि स्टीम के थ्रू इसमें आ रही है, स्टीम के थ्रू इसमें आ रही है, ये जो सी कंपार्टमेंट हमारा इसमें। ओके, तो वो तो होगी रेट ऑफ हीट इनपुट। ये कितनी होगी? ये होगी वही जो हमने कैलकुलेट कर रखी थी। सिंस ये तो एक अच्छा खासा मेटल है, तो इसमें तो यही होगी हीट इनपुट की, ए डेल्टा टी, टी अपॉन एल। ओके, बट यहाँ पर हम लोग रेट की बात कर रहे हैं, तो ये जो टी यहाँ पर, सिंस हम लोग रेट की बात कर रहे हैं, तो ये जो टी यहाँ लिखा हुआ है हमने, वो क्यू के नीचे आ जाएगा। ये होगा क्यू बाई टी के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ओके, और रेट ऑफ हीट आउटपुट कितना है, रिलीज थ्रू रेडिएशन कितना है, वो होगा, वो भी उतना ही होगा, एम एस डेल्टा टी, क्योंकि ये अब्सॉर्ब करके भेज रहा है। पर यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से कि ये भी एक स्लैब है, मेटालिक स्लैब है, तो ये भी अब्सॉर्ब कर रहा होगा। ओके, ये अब्सॉर्ब कर रहा है एम एस डेल्टा टी, इतनी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है इसको। बट ये क्या कर रहा है, ये अब्सॉर्ब भी कर रहा है और साथ ही साथ रिलीज भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ से अब्सॉर्ब किया और यहाँ से इसकी हीट रिलीज होगी सराउंडिंग में, तो इसका टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। तो यहाँ पर एक टी नहीं है, एक कांस्टेंट टी नहीं है, यहाँ पर एक फ्लो ऑफ टेम्परेचर जो कि हर सेकेंड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्यू नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या फिर डी टी, क्योंकि यहाँ पर जो हीट टेम्परेचर डिफरेंस है वो हर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो एम एस डेल्टा टी डी टी इंटू जो टाइम लेते हैं हम लोग, टी टी, यानी डी क्यू बाई टी टी। टाइम के साथ यहाँ पर जो हीट चेंज हो रहा है वो है एम एस डेल्टा टी टी, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो वो हो गया टी टू पे। अब हमें यहाँ पर टी टू वैसे पहले नहीं लिखना चाहिए, मैं बताती हूँ टी टू क्यों आता है। हमें क्या करना है, अब ये तो हर सेकेंड चेंज हो रहा है, ओके, हर टाइम पे चेंज हो रहा है, और हर टेम्परेचर पे जो भी टी2 राइज करेगा हर टेम्परेचर पे ये चेंज हो रहा होगा, इसका dt बाई dt। बट हमें किस पे चाहिए, हमें तो उस पॉइंट पे चाहिए ना इसका इक्वेशन dq बाई dt की, जिस पॉइंट पे स्टेडी स्टेट हो, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा कि कितनी हीट आउटपुट हो रही है स्टेडी स्टेट पे। हमें क्या चाहिए, स्टेडी स्टेट पे हमें ये देखना है कि कितनी हीट इन आई है और कितनी हीट आउट गई है। तो इन तो हमें पता चल गया कि स्टेडी स्टेट पे कितनी होगी, वो तो सेम ही रहेगी हर बार। बट ये जो आउट होगी, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट यानी T2 पे कितनी होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि T2 पे कितने, हमें T2 पे चाहिए एग्जैक्ट पे, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर फॉल हो रहा है। अब फॉल तो हो रहा है, बट हमें तो पूरी टेम्परेचर, ये अलग टेम्परेचर, ये अलग टेम्परेचर, ये अलग टेम्परेचर, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए स्टेडी स्टेट के टाइम कितना है, और स्टेडी स्टेट पे इसका टेम्परेचर कितना है T2। तो इसलिए हम लोग dt बाई dt T2 पे निकालते हैं। ओके, ये हो गया। इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर होता है a इज इक्वल टू, यहाँ से एम एस ए एल डी टी बाई डी टी, ये डी टी बाई डी टी एट T2, ये टी है। ओके, ये एट T2 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा ए डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा टी कौन सा होगा, ये होगा T1 माइनस T2 वाला डेल्टा टी, क्योंकि हमारा कंडक्शन तो उसी के अक्रॉस हो रहा है ना, इसलिए। और ये डी टी, ये जो ये फॉल ऑफ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, वो क्या होगा, वो होगा कि किस रेट से ये हीट रिलीज कर रहा है। क्योंकि मैं एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि जो मेटल नीचे वाला मेटल है वो उसमें हो क्या रहा है, उसमें एक तरफ से हीट आ रही है, एक तरफ से हीट जा रही है। ठीक है, वो हर हर टाइम हो रहा है, फ्रॉम हर टेम्परेचर पे, हर टाइम पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेट से पहले इसका 0 था, फिर इंक्रीज हुआ, 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, हर पॉइंट पे हीट आ रही है, हीट जा रही है। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर फिक्स है, यहाँ पर dt बाई dt है, एक टेम्परेचर का चेंज है टाइम के साथ। ओके,
बट हमें तो किस पॉइंट पे चाहिए, हमें चाहिए स्टेडी स्टेट पे, कि स्टेडी स्टेट पे उसका जो क्यू है वो कितना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेडी स्टेट पे ये चीज कितनी है। क्योंकि स्टेडी स्टेट पे एम एस डेल्टा टी हमें चाहिए, टी टी बाय डी टी चाहिए, तो हमें स्टेडी स्टेट पे कितना इसका फॉल ऑफ टेम्परेचर है, या फिर स्टेडी स्टेट पे इसका जो कितना ये रिलीज कर रहा है टेम्परेचर, कितना लूज कर रहा है, वो हमें चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे टी टू लगाते हैं। ओके, इतना वैसे वो पूछेंगे, हमें बस सिंपल बोल देना है कि सर हमें स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इक्वेट करना होता है स्टेडी स्टेट पे जो कंडीशन होती है, हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट, इसलिए हम लोग इसमें यहाँ पर सिर्फ टी टू पे लेते हैं। ओके, और वो लोग बोलते भी हैं कि आपका जो बीकर बी है ये तो रेडिएशन के थ्रू रिलीज कर रहा है, तो आप इसका कैसे कैलकुलेट करोगे कितना रिलीज कर रहा है, वो हम करते हैं इसी इसके ग्राफ से। ओके, अब वो लोग कहेंगे कि अभी ये आप पता कैसे करोगे कि रेडिएशन के क्रॉस कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना फ्लो आउटपुट हो रहा है। उसके लिए हम लोग एक अलग से कर्व निकालेंगे, टी वर्सेस टी का, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। उसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। इससे हम लोग टी टू टेम्परेचर पे, लेट्स से टी इज इक्वल टू समथिंग है, टी टू टेम्परेचर पे हम एक स्लोप लेंगे, एक टेंजेंट लेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि डी टी बाई डी। ऑफ कोर्स स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा डी टी बाई डी टी। हमें टी टू पे चाहिए, यानी हमारा जो टेम्परेचर कितना चाहिए, टी टू चाहिए, तो यही होता है स्लोप। तो हम लोग यही करेंगे। ओके, ओके, अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पर हमें डी टी बाई डी टी चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, क्या इक्वेशन होती है उनको बैलेंस करने की। अब हम देखेंगे कि हमें इसे चीज को कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम दिख रहा है कि यहाँ पर t वर्सेस t का ग्राफ बनेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जैसे स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आ गया हमारा 80, तो हमें रीडिंग्स तो और चाहिए, हमें तो पूरा फ्लो फॉल देखना है कि फॉल कैसे होता है उसका। तो हम इसे क्या करेंगे, 10 डिग्री और बढ़ाएंगे, मतलब 90 तक ले जाएंगे स्लैब बी को। ओके, हम लोग सारा सेटअप हटा के सिर्फ हीट इनपुट रखने देंगे, उसे 90 डिग्री तक ले जाएंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको सारे जो ऊपर, अब जैसे मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, ये रहा, इसमें अभी ये है स्लैब। ओके, यहाँ पर हमने से इंसुलेटर लगा दिया। ओके, अब जब ये एक स्टेप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ओके ये स्टार्ट हो गया है, और इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। ओके, टेम्परेचर राइज हो रहा है, अब ये एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, वो हमारा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया है। यहाँ पे ये स्टीम से कनेक्टेड है अपर वाला चैम्बर, इसलिए वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कुछ रिड्यूस होके 85.25 पे है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंसुलेटर को रिमूव करेंगे और इसे 10 डिग्री, और जैसे 85 पॉइंट समथिंग था, तो हम इसे 10 डिग्रीज और बढ़ाएंगे। तो ये लेट्स से ये 95 तक हम इसे ले जाते हैं। इससे क्या होगा, हमें रीडिंग्स और अच्छी खासी मिल जाएंगी। ओके, आई गेस 100 तक काफी है। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सब कुछ स्टीम को स्टॉप करेंगे, ऊपर वाला सब कुछ हटा देंगे, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख देंगे, और फिर इसका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे एवरी 30 सेकेंड पे। ठीक है, स्टॉप स्टीम स्टार्ट। अब ये टेम्परेचर फॉल हो रहा है, और हर 30 सेकेंड पे हम लोग रीडिंग्स लेंगे। एक रीडिंग आ गई होगी, फिर 60 पे एक रीडिंग आ जाएंगी। ओके, हर 30 सेकेंड्स पे जो टेम्परेचर है उसको लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारा ग्राफ बन जाएगा। ओके, से इसे कब तक करना है, इसे करना है जैसे हमने 85 कुछ आया था हमारा अगर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, तो उसके 10 आगे 90, और उससे 10 पीछे यानी 70 तक, जितने आपको एटलीस्ट 15-16 रीडिंग्स लेने के बाद हम लोग बस कर सकते हैं, रीडिंग्स कैलकुलेशन हो, फिर हम कैलकुलेशन पे मूव कर सकते हैं। ये हो गया, लेट्स सी इसका ग्राफ देखते हैं बनता है कि नहीं। ओके, अभी इतना ही ग्राफ बना है, इसमें पूरा करेगा तो वो ग्राफ बनेगा। बट वी कैन से कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर माइनस में कुछ है, क्योंकि जो रेडिएशन का होता है उसका फॉर्मूला भी ऐसे ही कुछ आता है। ओके, तो अब हमने देख लिया कि प्रोसीजर कैसे होगा और कैसे कैसे चीजें हमने करनी है। ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस, उस पे हम टी टू पॉइंट पे जो हमारा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होगा उस पे एक टेंजेंट खींचेंगे, उसकी हम स्लोप निकाल लेंगे, वो हमारा देगा डी टी बाई डी टी एट टी टू। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास रीडिंग्स हैं, इसको देखते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ द स्लैब बी। जैसे मेरा ब्रांच था, हमें ब्रांच वाला दे रखा था जो नीचे वाला कंपार्टमेंट था उसको, तो ये हो गया।
0.092, मास ऑफ स्लैब वो भी दे दिया जाएगा, वर्नियर कांस्टेंट हमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ डिस्क हमें वर्नियर कैलिपर से निकाल लेंगे, और फिर हम लोग कैलकुलेट करके स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, जैसे मेरी भी ऊपर वाले की आ रही थी 100 डिग्री सेल्सियस और नीचे वाली की 77, तो मेरे को क्या करना है कि 10 डिग्री मोर यानी 80, अगर मेरे 77 है तो मुझे 87 तक इसे ले जाना है। ओके, यहाँ से देखो मैंने जीरो टाइम पे मेरा 88 है, यानी मैंने 88 तक राइज किया, उसके बाद उसका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर देखा, ठीक है, फॉर कूलिंग कर्व ऑफ मेटल बी, ये हर 30 सेकेंड पे टाइम पे टेम्परेचर कैलकुलेट करके इसका ग्राफ के थ्रू हमने ये स्लोप निकाला 0.0478, एंड देन इसे इसकी वैल्यू हमारे स्लोप की वैल्यू इसमें रखती इस फॉर्मूले में, एम एस डेल्टा टी और एम एस डेल्टा एम एस एल डेल्टा टी बाई टी अपॉन ए डेल्टा टी इस बाई फॉर्मूले में। ओके, अब ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, क्यों करते हैं कैसे करते हैं सब कुछ। अब हम देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या है या फिर वर्क वीक पॉइंट्स क्या है। ओके, ये हमने कवर कर लिया, एम एस ये फॉर्मूला है, हमने प्रोसीजर भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस भी देख लिए कैसे करते हैं। टेबल ये ली फॉर कूलिंग कर्व, उसकी टेबल बनेगी। पहले वाले में तो हमें बस यही लेना है स्टेडी स्टेट टेम्परेचर्स, बाकी फिर कूलिंग कर्व पे ध्यान देना है, उसका 10 डिग्री राइज करके 10 डिग्री फॉल तक। ओके, स्टेडी स्टेट से 10 डिग्री अब 10 डिग्री डाउन, ऐसा स्लोप यहाँ पर इसकी स्लोप निकालनी है इसके टेंजेंट की। एंड ये तो हो जाएगा। अब देखते हैं इसके पीछे जो रीजंस है, इसके प्रिकॉशंस एंड सोर्सेस ऑफ एरर में। ओके, डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द डिस्क शुड बी डिटरमाइंड, ये तो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी हो सकती है कि वो कहीं से मोटा कहीं से पतला हो, तो हमें हर डायरेक्शन में चेक करना है और उसका मीन लेना है। ओके, for reducing the error. The diameter of the disk should be equal to that of the cylindrical vessel and the metallic slab of the least apparatus. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो उसको, इसका तो ये है कि जो डायमीटर ऑफ द डिस्क है, जो हमारी डिस्क है, वो पूरी कवर होनी चाहिए, सिलिंड्रिकल वेसल को पूरा कवर करना चाहिए। अगर वो कवर नहीं करेगा तो जो कंडक्शन होगा वो कंडक्शन उसके क्रॉस नहीं होगा। तो जैसे लेट्स से कि ये मेरा कार्ड, ये मेरा स्लैब है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड बस इतना आया, तो जो इतना चीज जगह बच गई ना, ये कंडक्शन डायरेक्ट कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट ए वाला अपर वाला स्लैब कनेक्टेड है। ये जो कार्डबोर्ड है, हमें चाहिए कि इसके क्रॉस कंडक्शन हो, इसलिए हमें ये चाहिए कि पूरा कवर करे उसको। अगर वो नहीं करेगा तो इसका जो कंडक्शन होगा वो डायरेक्ट कंडक्शन हो जाएगा, कार्डबोर्ड के थ्रू नहीं होगा, तो वो हमें सही रीडिंग्स नहीं आएंगे वहां पर। ओके, नेक्स्ट, to steady the steady state should be judged correctly, of course. Wait at least 10 minutes, ये तो normal है। For the validity of equation, okay, it is necessary, ठीक है। एक और चीज, एक्चुअल में जो फॉर्मूला है उसमें ये चीज भी मल्टीप्लाई होती है, क्यों होती है मैं लास्ट में बताऊंगी, बट हमें क्या करना है, जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करना है उसमें ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने कार्डबोर्ड को ऊपर रखा हो। अगर हमने कार्डबोर्ड को ऊपर नहीं रखा हुआ है तो हमें फिर ये वाली चीज, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, और अगर हमने कार्डबोर्ड को रखा है तब हम डायरेक्ट ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। ओके, ऐसा क्यों होता है ये मैं भी लास्ट में बताऊंगी, पहले हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, थर्मोमीटर शुड बी सेंसिटिव एंड कैपेबल ऑफ रीडिंग अप टू 1/5 ऑफ अ डिग्री। क्यों? क्योंकि जब हम 30 सेकंड्स की ग्राफ पे टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो 1 डिग्री का ही पूरा टेम्परेचर चेंज हो सकता है कुछ माइन्यूट चेंजेस बीच में हो, तो हमें 1/5 डिग्री का चेंज, इससे कुछ छोटी छोटी चेंजेस भी ले सकें। ओके, tangent of to the cooling curve of DTY should be done, of course. Thermometer should be placed close to the faces, जो फेसेस ऑफ द डिस्क है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डिस्क के पास ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे हमने डायग्राम में देखा ये, इसलिए ये थर्मामीटर इसके पास ही होना चाहिए, तभी ये सही टेम्परेचर देगा, वरना ये सही टेम्परेचर नहीं देगा तो हमारी जो रीडिंग्स है वो गलत आएंगे। ओके, नेक्स्ट, देयर शुड बी नो एयर फिल्म। क्यों? क्योंकि एयर जो होती है वो इंसुलेटर होती है, तो जब एयर फिल्म आ जाएगी तो कंडक्शन अच्छे से नहीं होगा। फॉर दिस दे शुड बी प्रेस्ड टुगेदर टाइटली सम ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्यों? क्योंकि ये ना तो ज्यादा अच्छी कंडक्टर होती है और ना ही ज्यादा इंसुलेटर होते हैं, ये बीच में होती है, तो अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा ना तो एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएगा कि कंडक्शन ज्यादा हो गया तो ग्लिसरीन ही कंडक्ट कर दे रहा है, हमारा बैड कंडक्टर काम का ही नहीं है, ना तो वो होगा और ना ही एकदम से इंसुलेट करेगा। ओके, तो हमारा कंडक्शन होगा, इसलिए हम लोग ग्लिसरीन यूज करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि एयर फिल्म ना बने। ओके, वीक पॉइंट्स इज सुटेबल ओनली फॉर मेजरिंग द कोफिशिएंट, ऑफ कोर्स ये बैड कंडक्टर्स के लिए यूज है, इसमें हम गुड कंडक्टर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि गुड कंडक्टर अगर हम यूज करेंगे तो लेट्स से ये मेटल ए है
ये मेटल भी है, स्लैब भी है, इसके बीच में हमने गुड कंडक्टर कॉपर डाल दिया है, तो ये तो बहुत अच्छे से कंडक्ट हो जाएगी हीट। यहाँ पर तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर 99.9 हो सकता है ऐसा हो, इतना नहीं होगा वैसे, 99 या फिर चलो 98 इतना भी होगा, बट इतना अच्छा, इतना कम टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि हीट आराम से ट्रेवल हो सकती है वहां से यहाँ तक, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर है। ओके, तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, तो वो सारी की सारी हीट को कंडक्ट कर देगा, और टेम्परेचर जो है वो मेटल स्लैब बी का भी हाई हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 बहुत स्मॉल आएगा। ओके, तो थर्म वुड नॉट बी मेजरेबल, इतना कम आएगा कि वुड नॉट बी मेजरेबल, तो ऑफकोर्स 99 पॉइंट समथिंग आएगा। थर्मामीटर बीइंग अ लिटिल अवे फ्रॉम द फेस एस डी मे नॉट इंडिकेट द करेक्ट, ये तो हमने प्रिकॉशंस में भी देख लिया। अब ये वाले पॉइंट जो मैंने बोला था कि ये हम देखेंगे, जब हम लोगों ने रेडिएशन के थ्रू हीट का आउटपुट मेजर किया था, तो लेट्स से स्लैब है, उस स्लैब पे उस टाइम हमने कार्डबोर्ड रखा हुआ था, राइट? उस टाइम हमारा कार्डबोर्ड था, तो रेडिएशन किस किस चीज के अक्रॉस हो रही थी? एक तो सी एस ए, ऊपर कार्डबोर्ड है तो सी एस ए, और नीचे जो पाई आर स्क्वायर है एरिया, उसके सर्कुलर जो एरिया उसके अक्रॉस। तो एरिया कितना था उस टाइम? उस टाइम था 2 πRh, सी आर एस का सी आर एस सी एस ए सॉरी सरकमफ्रेंस का एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे सर्कुलर डिस्क का एरिया। ओके, इसके अक्रॉस रेडिएशन हो रही थी। बट लेट से कि जब हम लोगों ने रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट किया, उस टाइम हमने कार्डबोर्ड हटा रखा था, तो यहाँ पर रेडिएशन किसके अक्रॉस होगी? यहाँ पर होगी 2 πRh प्लस 2 πR स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी एंड सर्कमफेरेंस भी। ओके, अब लेट से कि जो टोटल टीएसए के क्रॉस रेडिएशन हो रही है वो है ms डेल्टा टी, ms dt बाई dt। ओके, ये है टोटल टीएसए के क्रॉस, यानी 2 πRh प्लस 2 πR स्क्वायर के अक्रॉस इतने एरिया में जो रेडिएशन हो रही है, एरिया है, एरिया में जो रेडिएशन हो रही है वो है ms dt बाई dt। और हमें किसके अक्रॉस चाहिए? हमें उसके अक्रॉस चाहिए जब हमने कार्डबोर्ड रख दिया ऊपर। उस टाइम हमारा एरिया कितना? उस टाइम हमारा एरिया ये है, हमें इसका अगर पता रखा है, हमें इसका निकालना, तो ऑफकोर्स यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हमें इसका पता है, तो इसमें क्या है? ms dt बाई dt। ठीक है, अब हमें किसके क्रॉस चाहिए? 2 πRh प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है, सिंस हमने ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है तो सराउंडिंग का टी एस ए 2 πRh प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ms dt बाई dt इंटू 2 πRh प्लस पाई आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर वाला 2 πRh प्लस 2 πR स्क्वायर डिवाइड। ओके, ये हो गया। अब इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो ms dt बाई dt ऊपर 2h प्लस आई 2h प्लस r अपॉन 2h प्लस 2r। ओके, तो ये अब इसमें h, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमें h भी चाहिए और r भी चाहिए, नीचे वाले ब्लॉक का जो नीचे वाला स्लैब है। ओके, इसमें हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम ये फॉर्मूला कहीं इक्वेट कर पाएंगे। ये हमें तब यूज करना है जब हम लोग रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर को बिना कार्डबोर्ड रखे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, जब हमने ऊपर कार्डबोर्ड नहीं रखा है, अगर इससे हम बचें, अगर हम इसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करते टाइम ऊपर कार्डबोर्ड रख देंगे, तो हमारा ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये हमारे इसके इक्वली बन जाएगा, ये वाला यूज हो जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें हमें एच भी चाहिए और आर भी चाहिए, इस मेटल स्लैब बी का। ओके, तो यही इस पॉइंट में लिखा हुआ था कि फॉर द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन 8.6 इट इज नेसेसरी दैट द स्लैब बी इज कूल्ड विद द एक्सपेरिमेंट स्लैब टी, जो एक्सपेरिमेंट स्लैब है मतलब कार्डबोर्ड है, वो ऊपर है। ठीक है, जब हमने उसकी कूलिंग मेजर कर रहे हैं, इफ द एक्सपेरिमेंटल इज नॉट प्लेस्ड, अगर वो नहीं है ऊपर, तो जो एक्सपोज्ड एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने जब रेडिएशन हमारी जब हो रही थी, जब हमारी रेडिएशन हो रही थी, तब सिर्फ टीएसए था और नीचे वाला था। ओके, अब अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट इसे रखे, तब तो ये तो है ही नीचे, पर ऊपर ये भी तो एक्सपोज हो गया। अब ये जो एक्सपोज हुआ है, इसकी कैलकुलेशन को करेक्ट करने के लिए हमें इस टर्म से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि हम इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखें, तब हम इसका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर निकालें। इससे क्या होगा? हम लोग ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ओके,
should be multiplied on the right side. Okay, where S is the area of the curved surface जो हमने निकाला 2 pi RH की कैलकुलेशन करके प्लस 2a 2 pi r स्क्वायर, ठीक है, 2 pi r स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी, तो यही है इस पॉइंट वाले का। ओके ओके, फिर बस इतना ही है प्रिकॉशन। अब एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। नाउ व्हाई डू वी यूज स्टीम? बिकॉज इट गिव्स कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स। एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास फिक्स्ड रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, उसी से वो हमारा हीट सोर्स है, ठीक है। Why use a bad conductor? Because this method is designed to measure slow heat transfer accurately. क्योंकि स्लो हीट ट्रांसफर इसमें हमें अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो कार्डबोर्ड है उसकी हम लोग थिकनेस डिक्रीज करके एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। इससे हमारा जो कंडक्शन के थ्रू जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो हमें दिखेगा। वाई इज एटलीस्ट कैलकुलेबल रहेगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वाई स्टेडी स्टेट एसेंशियल, जिससे हमारा रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ आउटपुट, तब हम इक्वेट करके फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वाई नोट कूलिंग ऑफ डिस्क बी? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स हीट लॉस रेट एट स्टेडी टेम्परेचर। मीन्स हमें स्टेडी टेम्परेचर पे जो हीट लॉस हो रहा है बी पे, स्लैब बी में, उसको इक्वेट करना है हीट इनपुट से, तो उसे इक्वेट करने के लिए हमें उसको मेजर करना पड़ेगा। Why is the disc made of brass or copper? High thermal conductivity, uniform temperature difference distribution, that is. What errors may occur? Bad insulation. Worse, हमने इंसुलेशन अच्छे से नहीं किया है, हमने जो रेडिएशन है वो साइड से भी बहुत ज्यादा निकल रही है ऐसे। थर्मामीटर लैग विच इज नॉर्मल, एंड स्टीम नॉट एट अ फुल टेम्परेचर, जो स्टीम है वही हमारी अच्छे से नहीं बन रही है। नो वेटिंग फॉर स्टेडी स्टेट। ओके, ये सारे हमारे एरर में कवर है। ओके, ग्लिसरीन क्यों यूज किया है? क्योंकि ये इंसुलेटर नहीं है, एयर से अच्छी कंडक्टर है। वर्स देन अ मेटल, ये बीच में आती है, ना तो ये कंडक्टर है ना तो ये इंसुलेटर है, तो ये बीच में है। ना ये बहुत अच्छे से टेम्परेचर एकदम मतलब बहुत अच्छे से कंडक्ट करके, ना तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कम कर देगी, और ना ही ये इंसुलेट कर देगी कि टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा। ओके, स्टेबल एंड यूनिफॉर्म में हर जगह फैला देगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। एंड नो कन्वेक्शन करंट, इसमें कन्वेक्शन करंट नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि अगर हम वाटर यूज करेंगे तो वो इवोपरेट होने लगेगा और फिर वो कन्वेक्शन करंट बनेगा, बट ग्लिसरीन ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर इसकी प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर में इस बुक में यहाँ पर वीक पॉइंट्स में ये तो पहले बीइंग रिलेटेड, ये तो ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द कूलिंग बॉडी। व्हाई? पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है? रेट ऑफ कूलिंग इज, क्योंकि हमारा स्लैब भी कूल हो रहा है, तो यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि वहां पर नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये लगता, बट ये नहीं लग रहा है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो अजम्पशन करता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा हो, लाइक 5 डिग्री सेल्सियस का, बट यहाँ पर तो बहुत ही वास्ट टेम्परेचर डिफरेंस है। जो जो बॉडी कूल हो रही है प्लस उसकी सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स हमारा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो हमारा स्लैब बी है जो कि कूल हो रहा है वो है 77 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो 5 से तो बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो वैलिड नहीं हो रही, ठीक है। जैसे आपने लिखा है न्यूटन्स लॉ अज्यूम स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, बट हमारे पास बहुत हाई टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, एंड कूलिंग मेनली बाय कन्वेक्शन, बट हमारे केस में वो रेडिएशन के थ्रू ज्यादा हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू तो बाद में होगी, पहले रेडिएशन ज्यादा है। ओके, बट इन लीज एक्सपेरिमेंट दैट इज कूल सिग्निफिकेंटली बाय रेडिएशन ऑफ कोर्स एंड ओवर अ लार्ज टेम्परेचर रेंज। 77 25 कितना डिफरेंस आ गया? 52 डिग्री का, जबकि हमें 5 डिग्री और या 10 डिग्री तक ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड होता है। सो द लॉ इज ओनली अप्रोक्सीमेटली वैलिड। ओके, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं कुल मिला के। So that's it for Newton's Lee's and Charlton's description.